आज फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसे कहा जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। इस ग्राफ को जब भी समझते हैं हम लोग तो छोटी छोटी चीजों में समझते हैं। यहाँ परसेंटेज है, यहाँ 100%, और ये P50 मतलब हो गया 50% हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड है। ओके, तो ये जो है जिसको मैं इसे लंबा करते रहे, तो कभी भी एब्सोल्यूट सैचुरेशन नहीं होता, कभी भी एब्सोल्यूट सैचुरेशन नहीं होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे इतना डिफरेंस। ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, यह ग्राफ एक तुलनात्मक अध्ययन है तीन अलग अलग स्थितियों का, ए, बी और सी। ए में क्या हम कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ए का जो सैचुरेशन है वो इस लेवल में है। बस ये हमको उठाना पड़ेगा। मानेंगे कि लगभग लगभग यहाँ 95% जो है ना हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन से भरा हुआ है। वहीं अगर हम लोग बी वाले पॉइंट को मिलाएं, ये, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि यहाँ पर 85%। और इसी प्रकार से अगर हम सी वाले को मिलाएं, सी को मिलाएं, तो अगर सी को मिलाएं तो सी का क्या हो जाएगा? ये तो यहां पर है, यहां से यहां। तो हम लोगों ने कहा कि इसका मतलब ये 65% करीब होगा ऑन एन एवरेज। अब ग्राफ को समझने में अब तो आसानी हो गई हमारी। या अगर ए का स्टेटस है ग्राफ का, ये ब्लैक लाइन वाला, इसका मतलब हीमोग्लोबिन 95% तक ऑक्सीजन से भरा हुआ है। अगर ये ब्लू लाइन देख लें तो हीमोग्लोबिन 85% तक ऑक्सीजन से भरा हुआ है, टोटल हीमोग्लोबिन। और अगर सी लाइन देखते हैं तो हीमोग्लोबिन 65% तक भरा हुआ है। एक ये मैंने डेटा मेरा वेरी कर सकता है समझाने के लिए। अब जैसे कि यहां पर मैंने दो तरह के तीर से डायरेक्शन दिया है। अगर पहला जो डायरेक्शन है ए से सी की तरफ, मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ, जिसे हम बोल रहे हैं लेफ्ट और इसको बोल रहे हैं राइट, तो लेफ्ट से राइट अगर ग्राफ आता है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन, वो घट रहा है। वो कितना से कितना जा रहा है? 85% से 65% या उससे भी कम। और वहीं पर अगर दूसरा जो है, जहां पर सी से ए की तरफ जा रहा है, यहां इसका सैचुरेशन बढ़ रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन भरा जा रहा है। तो सामान्य लॉजिक है, हम .1 देते हैं एल्वियोलस और .2 देते हैं टिश्यूज। अब अगर कोई हमसे पूछे कि आप बताएं कि जो ये ए से सी के तरफ जो डाउनवर्ड है, मतलब लेफ्ट से राइट जो ग्राफ जा रहा है, यह ग्राफ एल्वियोलस को इंडिकेट करता है या टिश्यूज को? तो हम पहले विचार करेंगे कि जो ए से सी की ओर जा रहा है, वहां 95% से वो 65% हो रहा है। इसका मतलब है कि 30% ऑक्सीजन यूज किया गया है। यह यूज तो टिश्यू में ही होगा। इसका मतलब है ये वाला जो ग्राफ है वो सेकेंड पॉइंट है टिश्यूज के लिए। और दूसरा जो है, अब बाय डिफॉल्ट ये होगा, सी से ए की ओर जा रहा है, अर्थात अभी 65% ऑक्सीजन था, उसमें 30% ऑक्सीजन भरा गया, तो वो 95% पहुंच गया, जो कि राइट टू लेफ्ट हो गया। यह निश्चित रूप से एल्वेलस में होगा, और इसीलिए ये जो ग्राफ है, ये पैटर्न, ये 1 का है। इसका मतलब एल्वेलस में जहां पर ग्राफ शिफ्ट करेगा राइट टू लेफ्ट, वहीं पर टिश्यूज में ग्राफ्ट शिफ्ट करेगा लेफ्ट टू राइट। ये एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एकदम इसको समझ गए होंगे। सबसे पहला केस जो है, वह केस है कि जब पीएच
7.6 से 6.8 की तरफ। तो हम इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि जो मीडियम का पीएच है वह बेसिक से एसिडिक होने वाला है। क्या होने वाला है? बेसिक से एसिडिक। तो यहां पर पूछा गया कि आप बताएं इस कंडीशन में, पहला ऑप्शन है क्या ग्राफ लेफ्ट से राइट जाएगा, या फिर दूसरा स्टेटमेंट है राइट टू लेफ्ट जाएगा। अब एक सामान्य विद्यार्थी के लिए तो चुनौती वाला सवाल हो गया भाई। अगर पीएच घट रहा है तो उससे हमको कैसे पता चलेगा कि ग्राफ किधर से किधर जाएगा? तो हमें थोड़ा सा घटनाओं के बैकग्राउंड में मूव करना चाहिए और इसको समझना जरूरी है कि क्यों हुआ ये बेसिक से एसिडिक, है ना? क्यों हुआ? क्या आया ब्लड में कि वो एसिडिक हो गया? तो इसका रीजन हम यहां लिख रहे हैं कि एसिडिक हुआ, एसिडिक हुआ क्योंकि बिकॉज कार्बन concentration increased in blood, या जो मीडियम है उसमें क्या बढ़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा, पहला। दूसरा क्या कहता है कि अगर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज्ड हो, इंक्रीज्ड इन द मीडियम, नतीजा क्या होगा कि जो मीडियम है वह बेसिक से एसिडिक हो जाएगा, बेसिक से एसिडिक हो जाएगा इन दोनों कंडीशन। अब आप समझें कि कार्बन डाइऑक्साइड तो तभी मीडियम में बढ़ेगा जब वहां पर क्या होगा, वहां पर एक्टिविटी होगी। मतलब ब्लड बिकम्स क्या? ब्लड बिकम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड रिच, क्योंकि वहां बहुत सारा काम हो रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि हमारा जो हाईएस्ट, ये जो 7.6 पीएच होगा उस कंडीशन में और 6.8 कंडीशन में हमारा ग्राफ किधर से किधर मूव करेगा। ठीक है, तो घटना का मतलब हम पहले समझ गए। एसिडिक क्यों हुआ है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कब बढ़ेगी? जब टिश्यू में बहुत सारा एक्टिविटी होगा। और उसके कारण क्या होगा कि टिश्यू में जब बहुत सारा एक्टिविटी होगा तो ऑक्सीजन यूज होगा। अर्थात यह कंडीशन बताता है कि ग्राफ ए से सी की ओर जाएगा। अर्थात जब 7.6 था पीएच तो ए था, और जब 6.8 हुआ वह कहां चला आया? सी में चला आया। क्यों? क्योंकि यह बताता है कि वहां काफी काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और यह तभी होगा जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टिश्यू लेगा। इसका मतलब है कि जो ग्राफ है वह लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेगा। केस 2 साफ कहता है अगर तापमान में बढ़ोतरी हो, टेम्परेचर बढ़े, तो ग्राफ किधर से किधर की ओर जाएगा? लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। हम सब जानते हैं कि लेफ्ट से राइट का मतलब है ऑक्सीजन का खर्चा, ऑक्सीजन का खर्चा। और राइट से लेफ्ट का मतलब है ऑक्सीजन का जमा। होता है ना, कोई भी अकाउंट में खर्चा और जमा होता है। तो जब भी राइट की ओर गया तो 95 से 65%, मतलब 30% खर्चा हो जाएगा। और जब भी राइट से लेफ्ट की ओर गया ऑक्सीजन का जमा होगा, 65% 95% हो जाएगा। तो अगर तापमान में बढ़ोतरी होगी तो ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज करेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? टिश्यूज विल रिलीज 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 मोर कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर पीएच फॉल्स। पीएच क्या होगा? गिर जाएगा। और पीएच गिरने का मतलब क्या हो गया? बेसिक से एसिडिक, देयरफॉर लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एकदम रिलेशनशिप इसी तरह से चलेगा। केस 3 ये कहता है कि अगर मीडियम में 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट या 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की मात्रा बढ़ जाए तो ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो हमको यह समझना होगा डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है। अब तो बिसफॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं लेकिन वहां डाइफॉस्फो कहते हैं कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान में 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट डीपीजी प्रोड्यूस्ड, करेक्ट। डाइफॉस्फोग्लिसरेट की मात्रा कब बढ़ेगी, डाइफॉस्फोग्लिसरेट की मात्रा तभी बढ़ेगी जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, जब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज, नॉट ऑक्सीजन, जब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा। क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं, ग्लूकोज के टूटने से बनता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ग्लूकोज के टूटने से ये बनता है, ये जो पाथवे इसको हम लोग बोलते हैं ईएमपी पाथवे, ब्रेन मेयरहस पार्टनर, तो ये ग्लाइकोलिसिक पाथवे। तो अब क्या हो रहा है कि ब्लड में 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट की मात्रा बढ़ रही है और ये बता रहा है कि सेल में यह जो घटना है, यह जो प्रोडक्शन है, यह प्रोडक्शन कहाँ होगा, ये लंग्स में तो नहीं होगा। ये घटना कहाँ हो रहा है, टिश्यूज में। और जैसे ही घटना टिश्यूज में हो रहा है, इसका मतलब है कि मोर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा। देयरफॉर मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और पीएच घटने से ग्राफ लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगा, ग्राफ जो है वह ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा। तो ये जो मुद्दा है ना, ये रीजनिंग जो है ना, ये रीजनिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्नों में इसी रीजनिंग से ये क्वेश्चंस रहता है। ये राइट से लेफ्ट से राइट की ओर आ जाएगा। देखिए, ये जो 2,3, क्या हो गया मेरे, ये जो 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है, इसके बारे में थोड़ी सी को लेना चाहिए। ठीक है ना, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, इसके बारे में जब हम लिखते हैं कि रेड सेल जो होता है, अगर वो एनीमिक हो तो मिटा देते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑफ एन एनीमिक पर्सन, एक व्यक्ति जो एनीमिया से ग्रसित है, उसके रेड ब्लड सेल्स में 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट की मात्रा बढ़ती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तब जब वह व्यक्ति एनीमिक हो, मतलब उसमें खून की कमी हो। हम लोग सब हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं कि हीमोग्लोबिन दो प्रकार का, एक एडल्ट हीमोग्लोबिन और दूसरा फीटल। फीटल मतलब जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, इसलिए इसको HbN कहते हैं, और इसमें फीटल होता है इसलिए HbF कहते हैं। आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डिमांड होता है
वह फीटल हीमोग्लोबिन के पास ज्यादा होता है किसके किसके प्रति, किसकी तुलना में, एडल्ट की तुलना में। इसको यही लिखते हैं, ए फॉर एडल्ट। यहाँ एक टर्म आता है एफिनिटी, द एफिनिटी ऑफ fetal hemoglobin, HbF, fetal hemoglobin for oxygen is higher than the adult hemoglobin। adult hemoglobin की तुलना में fetal को एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसका क्या बेनिफिट होता है, इसका फायदा क्या है? तो फीटल हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? हीमोग्लोबिन फीटल helps to capture more oxygen, for the fetus breathing। हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तब हमारे ब्रीदिंग के लिए यही HbF होता है जो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लाता है। दिस रियली अमेजिंग फैक्ट। अब जैसा कि मैंने क्या कहा कि ये जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, इसमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, और फीटल में 2 अल्फा प्लस 2 गामा पॉलीपेप्टाइड होता है। अब यहाँ क्या लिखता है कि गामा पॉलीपेप्टाइड के पास जो कैपेसिटी होता है 2,3-DGP के लिए, वो कम होता है देन द बीटा। अब यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग कि ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन फिटस। जो हीमोग्लोबिन फिटस है उसमें जो ऑक्सीजन की ज्यादा एफिनिटी है इज ड्यू टू गामा पॉलीपेप्टाइड। समझ में आई? तो ये रीजनिंग है। कभी कोई पूछे कि क्यों फीटस का हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन कैप्चर करता है एडल्ट हीमोग्लोबिन से, तो हम कहेंगे उसमें जो गामा पॉलीपेप्टाइड है वह ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है इन रिस्पेक्ट टू किसके तुलना में, इन रिस्पेक्ट टू बीटा पॉलीपेप्टाइड। ये सब जो जानकारी है ना, इन जानकारियों को हमेशा सहेज के रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे।